गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का एक नया सेशन जिसका नाम है साउंड। आज ये साउंड का पहला लेक्चर है आपके सामने। आज ये साउंड का पहला लेक्चर है। आप लोग खूब सुंदर से हेडिंग दीजिए, प्यारा सा हेडिंग साउंड। और रियल में साउंड एक प्रकार का एनर्जी है। जिस प्रकार आप गौर करेंगे, आपने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत। उसमें आपने पढ़ा कि ऊर्जा का न तो नाश कर सकते हैं, ऊर्जा को न तो बना सकते हैं, केवल उसे एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अर्थात इस दुनिया में एनर्जी जितना राम भगवान के समय में होगा उतना ही कृष्ण भगवान के समय में और उतना ही आजकल हम लोगों के समय में। एनर्जी पहले भी उतना ही था, आज भी उतना ही है। जितना एनर्जी आज से 100 साल पहले था उतना ही एनर्जी आज भी है, लेकिन उन सभी एनर्जी का रूप अलग अलग है। उन सभी एनर्जी का रूप अलग अलग है। इसको अच्छे से समझिएगा तब आपको साउंड समझ में आएगा। उस एनर्जी का रूप अलग अलग है। रूप अलग अलग होने का मतलब ये है, जैसे कि पहले आपके पास कोयले का बहुत बड़ा एक खान था। कोयले का खान, आपके पास कोयले का खान था। आपने उस कोयले का यूज किया और यूज करके अब कोयला खत्म हो गया। तो कोयले को आप क्या करते हो? कोयले को आप जला करके उससे नए प्रकार का ईंधन बनाते हैं। या पेट्रोलियम का खान था, उसे आपने यूज किया पेट्रोल के रूप में, डीजल के रूप में, स्नेहक के रूप में। तो क्या है ये सभी? क्या है? ऊर्जा। कोयला के पास ऊर्जा, पेट्रोलियम के पास ऊर्जा, डीजल के पास ऊर्जा, स्नेहक के पास ऊर्जा, मोम के पास ऊर्जा, हम लोगों के पास ऊर्जा। ये सभी क्या है? ऊर्जा का ही एक रूप है। भोजन में भी ऊर्जा, हम लोग जो हमारी बॉडी में भी ऊर्जा, हमारे घर में जो सर्किट है उसमें ऊर्जा, फैन में ऊर्जा, लाइट में ऊर्जा, फोन में ऊर्जा, माइक में ऊर्जा, हर जगह ऊर्जा है। लेकिन सभी ऊर्जा का मीनिंग अलग अलग है। कोई टेबल या कोई चेयर आप रूम में रखे हुए हैं, उसके पास भी ऊर्जा है। बाहर से कार भागती है, उसके पास भी ऊर्जा है। इस दुनिया में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े किसी भी वस्तु के पास थोड़ा या बहुत एनर्जी है ही, लेकिन सभी के पास रूप अलग अलग है। हमारे शरीर में भोजन एक अलग रूप में है, और फोन में एनर्जी एक अलग रूप में है, माइक में एनर्जी एक अलग रूप में है, मार्कर में एनर्जी एक अलग रूप में है, फैन में एनर्जी एक अलग रूप में है, टेबल के पास एनर्जी एक अलग रूप में है। उसी प्रकार लेकिन हम लोग क्या करते हैं? एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलते हैं। जैसे आपने भोजन किया, आप भोजन अंदर जाकर के कार्बोहाइड्रेट में टूटता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो श्वसन के बाद जो है वो क्रेब्स साइकिल बनाता है, और क्रेब्स साइकिल के बाद वो एटीपी और एडीपी में टूटता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में टूटेगा। वो एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के, सेल्स में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के एनर्जी प्रोड्यूस करता है। पायरुवेट में टूटता है। पायरुवेट में टूटने के बाद फिर से वो नई प्रकार की एनर्जी को रिलीज करता है, जिस एनर्जी को हमारी जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है उसको एब्जॉर्ब करता है, और उसके द्वारा बाद हम लोग एक मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। कुदाली चलाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, काम करते हैं, हल चलाते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हैं। ये सभी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी जो हमारे द्वारा हो रहा है। उसी प्रकार जिस तरीके से आपने क्या किया कि आप एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में हमेशा बदलते हो। जो एनर्जी एक रूप से, पूर्ण रूप से, एक रूप से पूरी तरीका से दूसरे रूप में बदल जाता हो, उस एनर्जी का नाम है हाई ग्रेड एनर्जी। और हाई ग्रेड एनर्जी में एक ही आदमी है, वो है वर्क। और दूसरा है वैसा एनर्जी जो वर्क दूसरे प्रकार के एनर्जी में थोड़ा कन्वर्ट होता हो, 100% कन्वर्ट नहीं होता हो, उसका नाम है लो ग्रेड एनर्जी। तो इस दुनिया में आपको दो प्रकार के एनर्जी मिलेंगे, एक हाई ग्रेड और दूसरा लो ग्रेड। आज के समय में एनर्जी इतना महंगा होने का मेन कारण ये है कि हम लोग हाई ग्रेड एनर्जी को बहुत पहले ही यूज कर चुके हैं, वो खत्म होने के कगार पे है। अब बच गया कौन? लो ग्रेड। तो लो ग्रेड को हाई ग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी की आवश्यकता होती है। इसीलिए आज के समय में आप एनर्जी का किल्लत फील करते हो। एनर्जी उतना ही है, लेकिन एनर्जी का फॉर्म बदल गया है। उस फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने के लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी की आवश्यकता होती है, मशीन की आवश्यकता होती है। वही चीज़ आपके पास, हमारे पास नहीं होने की वजह से हम लोगों के सामने ये एक संकट के रूप में खड़ा हो गया।
ओके, उसी रूप में आज हम लोग उसी शेड्यूल के तहत आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लास 9th का फिजिक्स है, साउंड 01 है, पहला लेक्चर है। आज हम लोग सबसे पहले समझने वाले हैं तरंग को। तरंग को, ये तरंग क्या है? जैसे आप गौर करेंगे कि बाय द वे कभी कभी क्या होता है कि अगर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे आपके दोस्त बैठे हुए हैं, अगर उनमें से किसी एक चीज़ को अगर डिस्टर्ब किया जाए, जैसे कि आपके रूम में बुक्स का एक लंबा सा एक लंबा सा ये लगा लाइन लगा हुआ है, आपने क्या किया, एक बुक को पुश किया तो एक बुक दूसरे पे गिरा, दूसरा तीसरे पे गिरा, तीसरा चौथे पे गिरा, इस तरीके से। हालांकि हमने एक बुक को यहाँ पे एक फोर्स लिया है, क्लिक किया, वो प्रभाव आगे वाले को मिला, फिर आगे वाले को मिला, फिर आगे वाले को मिला। इस तरीके से वो जो इफेक्ट है वो इफेक्ट आगे तक बढ़ रहा। इसी इफेक्ट का नाम वेव है, तरंग है। अर्थात वो बुक्स का जो लाइन लगा हुआ है वो हमारे लिए मीडियम है। जैसे अगर आप खुले क्लासरूम में बैठे हैं, मान लीजिए कि आप जोर से फूंक लगाते हो, आप जो फूंकते हैं ये एयर क्या होता है, सामने वाले एयर को धक्का करेगा, सामने वाला फिर अपने सामने वाले को, फिर अपने सामने वाले को, फिर अपने सामने वाले को धक्का करेगा। ये एक वेव है। आपके पास एक रस्सी आप पकड़े हुए हैं, आप यहाँ पे रस्सी को ऊपर नीचे जर्क दे रहे हो, रस्सी क्या हो रहा है, रस्सी में जो जर्क दिए वो जर्क रस्सी में आगे बढ़ता है। यही तरंग है, यही वेव है। अर्थात हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि वेव और कुछ नहीं, तरंग जो है वो माध्यम के कण, माध्यम का कण, जैसे कि आप और हम दोनों के बीच में एयर एक मीडियम है। आप सामने बैठे हो, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमारे और आपके बीच में मीडियम क्या है, एयर है। तो ये जो माध्यम का कण है उसी को डिस्टर्ब करना, और डिस्टर्ब करने के बाद जो एक प्रभाव निकलता है, प्रभाव जो उत्पन्न होता है, उसी प्रभाव का नाम है तरंग। अर्थात तरंग क्या है, वेव क्या है कि वेव जो है किसी भी माध्यम के कण का एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस मतलब हो गया उसको प्रभावित करना, उसको डिस्टर्ब करना, उसको अपने मेन पोजीशन से आगे पीछे होने के लिए मजबूर करना। तो रियल में तरंग क्या है? आपने बोला कि तरंग माध्यम के कण का डिस्टर्बेंस है। तरंग जो है वो माध्यम के कण का क्या है, डिस्टर्बेंस है। ये बात सबसे पहले समझिए। तरंग क्या है? तो तरंग जो है वो माध्यम के कण का डिस्टर्बेंस है। तरंग क्या है? माध्यम के कण का डिस्टर्बेंस है। कौन चीज़? तरंग। ओके, आप जरा देखेंगे तो तरंग जो है वो माध्यम के कण का डिस्टर्बेंस है। तो अगर तरंग माध्यम के कण का डिस्टर्बेंस है तो जैसे आपने क्या बोला था कि ये सभी बुक्स का लाइन लगा हुआ है, आपने क्या करनी है, इस बुक्स को जो है यहाँ पे फोर्स लगा करके थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब करना है। जैसे डिस्टर्ब करेंगे, पहला दूसरे पर गिरेगा, दूसरा तीसरे पर गिरेगा, तीसरा चौथे पर, चौथा पांचवें पर, पांचवा छठे पर, और इस तरीके से ये डिस्टर्बेंस आगे बढ़ जाएगा। और इसी डिस्टर्बेंस को हम लोग बोलते हैं वेव। वेव मतलब तरंग, वेव मतलब तरंग। ओके, अर्थात वेव क्या है, तरंग क्या है? तो माध्यम के कण के बीच, माध्यम के कणों का डिस्टर्बेंस है, और उसी डिस्टर्बेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग बोलते हैं। अर्थात माध्यम का कण डिस्टर्ब होने के बाद एक नए रूप में उत्पन्न होता है, और उस नए रूप का नाम क्या है, तरंग है। दूसरा स्टार गौर करेंगे। दूसरा स्टार तरंग क्या है? तरंग एक प्रकार की ऊर्जा है। तरंग एक प्रकार की ऊर्जा है। तरंग एक प्रकार की ऊर्जा है। तो तरंग ही तो साउंड है, तो ध्वनि भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। तरंग, ये जो तरंग है, यही तरंग आपको आगे चल के दो भाग में मिलेगा। एक मिलेगा साउंड वेव और एक मिलेगा लाइट वेव। ये समझिए, वेव आगे चल के दो टुकड़ा में बंट जाता है। वेव आगे चल के दो टुकड़ा में बंटता है, साउंड वेव और लाइट वेव। तो आज जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो साउंड वेव पढ़ा रहे हैं, ये साउंड वेव पढ़ा रहे हैं। ये जब 12th वाला पोर्शन पढ़ाएंगे तब उसमें लाइट वेव पढ़ाएंगे। आज हम आपको साउंड वेव, ये वेव का एक पार्ट है साउंड। तो अगर वेव तरंग एक प्रकार का एनर्जी है तो साउंड भी क्या होगा, एक प्रकार का एनर्जी होगा। अब एक बात समझिए, अगर तरंग क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। आप समझिए, जब कोई भी तरंग आगे प्रोपगेट होती है का मतलब है कि चलती है, गमन करती है। प्रोपगेट करने का मतलब है वेव का, तरंग का आगे बढ़ना, तरंग का आगे चलना, तरंग का आगे बढ़ना, उसी को बोलते हैं प्रोपगेट करना, आगे प्रोपगेट करना। कोई भी तरंग जब आगे चलती है
तो तरंग अपने साथ दो चीजें लेकर जाती है। समझिए, कोई भी तरंग जब आगे चलती है तो वो अपने साथ दो चीजें लेकर के जाती है। क्या बोल रहे हैं? कोई भी तरंग जब आगे चलती है तो वो अपने साथ दो चीजें लेकर के जाती है। पहला क्या लेके जाती है वो देखिए, तरंग दो चीज को ट्रांसपोर्ट करती है। दो चीज को ट्रांसपोर्ट करने, जैसे ट्रक क्या लेके जाती है, माल ढुलाई करते हैं, आप उसमें वस्तु जमा कर दिए, पहुंचा दिए वहां अगरतला तक। तो उसी प्रकार तरंग जो है वो तरंग ऊर्जा तथा संवेग, एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसपोर्ट करती है। ट्रांसपोर्ट करती है का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाती है। तो बताइए वेव जो है वो क्या लेके जाती है? वो मोमेंटम या एनर्जी, दो चीज को लेकर के आगे बढ़ती है। अगला स्टार्ट, तरंग जब आगे बढ़ती है तो वो अपने मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करती है। क्या बोल रहे हैं? तरंग जब आगे बढ़ती है तो वो अपने मीन पोजीशन के अबाउट आगे बढ़ती है। यहां समझिए, तरंग में सिर्फ ऊर्जा या संवेग आगे बढ़ता है। तरंग में क्या क्या आगे बढ़ेगा? ऊर्जा, सिर्फ ऊर्जा या संवेग आगे बढ़ता है। इस सब बात को तो कान फाड़ लीजिए, उसमें ठूस दीजिए। जब तरंग आगे बढ़ती है तो उसमें दो ही चीज जाता है, ऊर्जा या संवेग आगे बढ़ता है। एक वो चीज है जो कभी आगे नहीं बढ़ता है, वो है माध्यम का कण। आगे नहीं बढ़ता है। इसको तो रट बैठ के बाबू। तरंग माध्यम का जो कण है, पार्टिकल है, वो आगे नहीं बढ़ता है। सिर्फ क्या बढ़ता है? सिर्फ बढ़ता है ऊर्जा या संवेग। अर्थात अगर हम बहुत सारी बुक्स आगे पीछे रखी हुई, आपने एक बुक को धक्का दिया, बुक सिर्फ अपनी मीन पोजीशन के अबाउट आगे गिर गया कि बुक यहाँ का उठ करके आगे चल गया। जैसे हम दोस्त लोग यहाँ से, मान लीजिए कि हम लोग सिनेमा देखने लाइन में, टिकट लेने की लाइन में खड़े हैं, भगवान न करे सिनेमा देखने जाए, भी पढ़िए बैठ के, तो लाइन में खड़े थे आप लोग, 10-20 को फ्रेंड थे, तो मस्ती सूझ गया, आप एक को पीछे से मार दिए धक्का। जिसको धक्का मारे हैं वो अगले पे गिरा, वो फिर अगले पे गिरा, वो फिर अगले पे। क्या जब धक्का मारे तो आपके सामने वाला फ्रेंड उठ के टिकट काउंटर पे गिर गया? ऐसा नहीं हुआ। मतलब हम लोग जो खड़े हैं वही है माध्यम का कण। क्या वो उठ करके आगे चला गया? आप ही बोलिए खुद से, नहीं गया। इसका मतलब क्या है? सिर्फ आपका प्रभाव आगे बढ़ रहा है। जिस कण पर वो प्रभाव हुआ वो कण आगे नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि तरंग में सिर्फ ऊर्जा और संवेग आगे बढ़ता है, माध्यम का कण आगे नहीं बढ़ता है। यहां तक ओके? यहां तक ओके। चलिए, तरंग में दो चीजें होती है। जैसे मेरे सामने एक मेरा दोस्त है, आप हैं, आपको हम धक्का मारे, क्या जिस समय हम आपको धक्का मारना चाह रहे थे उसी समय आप सामने वाले को धक्का मार दिए? नहीं, आप ऐसा नहीं किए। हम आपको यहाँ धक्का मारे, आप कुछ देर के बाद ये प्रभाव आप पे पहुँचेगा तब ना सामने वाले को धक्का मारिएगा। अर्थात इसमें जब तरंग आगे बढ़ती है तो उसमें दो चीज़ें बदलती है, एक दूरी, दूसरा समय। तरंग जब आगे बढ़ती है तो वहाँ दो चीज़ें बदलती है। कौन कौन चीज़? पहला दूरी और दूसरा समय। अर्थात तरंग दूरी तथा समय के साथ आगे बढ़ता है। दूरी तथा समय के साथ आगे बढ़ता है। क्या बोले? तरंग जो है वो दूरी तथा समय के साथ आगे बढ़ता है। कौन बोला ये बात? आनंद सर बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए, आप देखेंगे। इसका मतलब है कि तरंग दिखने में कैसा होगा? सुनिए, तरंग दिखने में वो वैसा होगा जिसमें विस्थापन भी होना चाहिए और दूरी भी, समय भी होना चाहिए। समझिए ना, तरंग को कैसे, अगर कोई इक्वेशन लिख दिया, आपको से पूछेगा बताइए वो तरंग है कि नहीं, वेव का इक्वेशन है, कैसे पकड़िएगा? उसमें दूरी भी होनी चाहिए और उसमें समय भी होनी चाहिए। तो दुनिया के जिस इक्वेशन में दूरी और समय दोनों दिखेगा वो तरंग का इक्वेशन होगा। ओके, आप समझिए। लेकिन एक बात, तरंग यहाँ पे देखिए दूरी भी है और समय भी है। मेरे प्यारे घोड़ेलाल, दूरी को x से लिखा जाता है, समय को t से लिखा जाता है। एक बात आपको समझ के रखना पड़ेगा, पावर दोनों का एक होना चाहिए। पावर दोनों का एक होना चाहिए। दूरी पर भी पावर एक होना चाहिए और समय पर भी पावर एक होना चाहिए। इसका मतलब है कि हर वो इक्वेशन
जिसमें दूरी हो लेकिन उसका भी पावर 1 हो, जिसमें समय हो उसका भी पावर 1 हो, और दोनों लिखा हुआ हो, दोनों लिखा हुआ हो, दोनों लिखा हुआ हो किस रूप में जरा देखेंगे, इस रूप में लिखा हो y बराबर f ऑफ ax प्लस bt। ये समझिए इस फॉर्म में गौर करिएगा, x भी है और t भी है, दोनों एक दूसरे से अलग अलग होना चाहिए, चाहे प्लस साइन के साथ हो या माइनस साइन के साथ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे 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 bt पहले हो ax बाद में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों चाहे x पहले हो t बाद में हो, चाहे जोड़ हो घटा हो, चाहे t पहले हो x बाद में हो, जोड़ हो घटा हो, गुना और भाग नहीं होना चाहिए, गुना और भाग नहीं होना चाहिए, जोड़ या घटाव होना चाहिए। ऐसा दिखने वाला जितना भी इक्वेशन दुनिया में होगा वो सभी क्या कहलाएगा, वो सभी तरंग कहलाएगा। यहाँ तक लिख चुके, इसको मिटाएंगे, जल्दी से मिटाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी नोट करिए सब लोग, क्विकली 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 का मतलब फटाफट फटाफट नोट करिए, फटाफट फटाफट नोट करिए। ओके चलिए मिटाते। ओके हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग डिस्कस इस बात की करेंगे, क्या 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 बोला, क्या बोला। अच्छा बताइए तो वेव क्या है, तो वेव जो है वो किसी भी माध्यम के कण का डिस्टरबेंस। अच्छा बताइए तो माध्यम का कण आगे बढ़ता है कि नहीं, कभी नहीं बढ़ता है, सिर्फ क्या बढ़ता है, तो एनर्जी और मोमेंटम आगे बढ़ता है, माध्यम का कण वहीं का वहीं बैठल रहता है। ओके चलिए क्या बोले, इस फॉर्म में दिखने वाला दुनिया का जितना भी इक्वेशन होगा वो सभी के सभी क्या कहलाएंगा, वेव कहलाएंगा। चलिए वापस आइए, जरा सा कुछ लिखते हैं, जैसे y बराबर e के पावर में 3x प्लस 4t, क्या है ये वेव है। दूसरा y बराबर y बराबर दे दिया आपको, y बराबर दे दिया log ax प्लस या 2x प्लस 3t, ये भी क्या होगा, वेव होगा। y बराबर दे दिया साइन 3x प्लस 4t, बताइए ये भी क्या, ये भी वेव है। y बराबर cos 3x प्लस 6t, ये भी क्या है, ये भी वेव है। आपको क्या समझ में आया कि वेव का इक्वेशन कैसा होगा, इस प्रकार का होगा। लेकिन अब आपको एक बात समझना पड़ेगा, जैसे y बराबर दे दिया 3x प्लस t या 5t, ये भी एक प्रकार का वेव है, लेकिन समझना पड़ेगा आपको मैक्सिमम जो वेव मिलने वाला है, मैक्सिमम टाइम जो वेव मिलने वाला है वो वेव इस रूप में लिखा रहेगा, y बराबर a साइन kx प्लस ओमेगा t। ये समझिए ये है वेव का इक्वेशन, y बराबर a साइन kx प्लस ओमेगा t। इसको समझ, इसको रटिए बैठ के, इस फॉर्म में इक्वेशन मिलेगा आपको। 99% केस में वेव इस फॉर्म में दिखेगा, इस फॉर्म में y बराबर a साइन ओमेगा t प्लस a साइन ओमेगा t प्लस kx, या y बराबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर a साइन ओमेगा t प्लस kx। ओके क्या हो गया, y बराबर a साइन ओमेगा t प्लस kx, y बराबर a साइन ओमेगा t प्लस kx। समझिए y कौन चीज है, y है विस्थापन, a क्या है, a है एम्पलीट्यूड का मतलब होता है आयाम, साइन क्या है, फंक्शन है, ओमेगा क्या है, ओमेगा जो है कोणीय वेग है, कोणीय वेग है, इसी को कोणीय आवृत्ति भी कहते हैं, कोणीय आवृत्ति एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। t क्या है, t तो समय है, सबको ही जानता है। x क्या है, x जो है, x भी विस्थापन है, लेकिन ये विस्थापन आगे वाला है, ये विस्थापन ऊपर नीचे है, समझाएंगे डरिए मत, समझाएंगे। k जो है वो है वेव नंबर, तरंग की संख्या, ये क्या है, k क्या है, वेव नंबर है। इस सबको पहले पहचानिए, a क्या है, एम्पलीट्यूड है, साइन ओमेगा t प्लस kx वगैरह वगैरह, ये सभी चीज़ आप लोगों को याद होना चाहिए। ओके चलते हैं आगे, बहुत कुछ अभी हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पहले ये समझे कि वेव कैसे पहचानेंगे, वेव का इक्वेशन। और हाँ एक बात हम खुल के कह देते हैं, हम 9th स्टैंडर्ड को पढ़ा रहे हैं, अगर 11th क्लास में फिर वेव मिलेगा, वहाँ जब वेव का ऑपरेशन करेंगे तो वो चलता है 2 महीना, वेव अकेले चलता है। कंपटीशन में वो नीट और जेई के लिए वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस, एसटीटी, ये सभी, आर्मी, जीडी, एनटीपीसी, ये सभी में फूंक दीजिएगा, उड़ जाएगा, बहुत है, उतना अगर पढ़ लिए तो बाबा। चलिए ये सबको मिटाइए, आगे हम लोग बढ़ेंगे
तो जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा, ये सबको मिटा दिया जाए। सबसे पहले ये समझ गए कौन क्या है, के को क्या नाम से पुकारते हैं, वाई क्या है, एक्स क्या है, के क्या है, वेव नंबर कितना कितना होगा। चलिए देखिए, सबसे पहली बात हम लोग को ये समझना है, आगे आगे हेडिंग दीजिए, तरंग के प्रकार। तरंग के प्रकार क्या दिए हेडिंग, तरंग के प्रकार। समझिए, तरंग दो प्रकार का होता है। तरंग दो प्रकार का होता है, एक होता है यांत्रिक तरंग और एक होता है अयांत्रिक तरंग। ये जो तरंग के प्रकार है, ये है माध्यम के आधार पर। माध्यम के आधार पर, माध्यम के आधार पर तरंग कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक मैकेनिकल दूसरा नॉन मैकेनिकल। तरंग कितने प्रकार का हुआ, दो प्रकार। कौन कौन, एक है मैकेनिकल, दूसरा क्या है नॉन मैकेनिकल। तरंग दो प्रकार का, एक हो गया मैकेनिकल, दूसरा क्या हो गया नॉन मैकेनिकल। अब जरा समझिए, मैकेनिकल मतलब तरंग जो है वो दो प्रकार का, यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग उसे कहते हैं जिसे गमन करने के लिए, जिसे गमन करने के लिए, गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंग वो है जिसको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जिस तरंग को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कौन सा, यांत्रिक तरंग। और ये है ध्वनि, ध्वनि, और ये कौन है, ध्वनि। चलिए दूसरा, अयांत्रिक तरंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, बहुत इंपॉर्टेंट। जिस तरंग को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जिस तरंग को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहेंगे, उसे अयांत्रिक तरंग कहते हैं। अयांत्रिक तरंग कहते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप देख के मत लिखिए, क्योंकि बोलने के स्पीड में लिखना ये आम बात नहीं है, इसलिए मेरी आवाज़ को सुन के लिखिए। जिस तरंग को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अयांत्रिक तरंग। अब अयांत्रिक तरंग कौन है, समझिए। सबसे पहला है प्रकाश और दूसरा है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश है और दूसरा क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग आपको बताएं कौन कौन है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रे, विजिबल रे, अल्ट्रावायलेट रे, एक्स रे, गामा रे, कॉस्मिक रे। एक्स रे, गामा रे, कॉस्मिक रे, अल्ट्रावायलेट रे, एक्स रे, गामा रे, कॉस्मिक रे, अल्ट्रावायलेट रे, एक्स रे, गामा रे और कॉस्मिक रे। ये सभी क्या हैं, तो ये सभी क्या हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। और प्रकाश भी क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब बताइए, प्रकाश हो या सभी विद्युत चुंबकीय तरंग हो, वो क्या है, वो अयांत्रिक तरंग है। मतलब जिस तरंग को गमन करने के लिए माध्यम ताध्यम नहीं चाहिए, अगर है भी, जैसे कि प्रकाश सूर्य से निकलती है, फुट से पहुंच गई 8 मिनट 20 सेकंड में धरती पर। मतलब क्या है, प्रकाश जब उधर से चलती है, सूर्य से निकलती है, तो उसको सबसे पहले मिलता है स्पेस और वहाँ पे कोई माध्यम ताध्यम नहीं है। फिर जब वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, आपको पता होगा कि वायुमंडल जो है 280 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसको आप क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये सभी में बांटे हुए हैं 5 भाग में। और वहाँ से एंटर करती है तो वायुमंडल में माध्यम मिलता है, लेकिन माध्यम नहीं है तो अभी चला, माध्यम नहीं है तो अभी चला। वो कौन है, प्रकाश। इसीलिए वो कैसा है, अयांत्रिक तरंग है। लेकिन ध्वनि, अगर आप इस रूम से हवा निकाल के बाहर फेंक दो, आप बोलते रहो लेकिन आपका आवाज़ ऐसे आएगा, आप कुछ नहीं सुनोगे। क्यों, क्योंकि माध्यम नहीं है। अगर माध्यम नहीं होगा तो ये जो ध्वनि है वो गमन नहीं करेगा। ओके, चलिए, तो सबसे पहली बात की तरंग को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, अयांत्रिक तरंग। प्रकाश है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, वगैरह वगैरह। ये किस आधार पर, माध्यम के आधार पर। अगला, फिर से तरंग के प्रकार। तरंग के प्रकार इस बार है गमन के आधार पर, नहीं, कंपन के आधार पर। कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर तरंग दो प्रकार का। फिर से कंपन के आधार पर तरंग दो प्रकार का। फिर से, एक होता है अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, और दूसरा होता है अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग, समझिए, एक कौन हो गया, एक हो गया अनुप्रस्थ तरंग, दूसरा कौन हो गया, अनुदैर्घ्य तरंग। ये क्या है, तरंग वो भी तरंग का प्रकार ही है, लेकिन वो किस आधार पर है, कंपन के आधार पर। कौन कौन हो गया, तरंग दो प्रकार का, एक हो गया अनुप्रस्थ और दूसरा क्या हो गया, अनुदैर्घ्य। और एक बात जानिए,
सर कंपन के आधार पर अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य का होना यांत्रिक और अयांत्रिक पर एक रत्ती भी निर्भर नहीं करता है। किसी किसी के मन में होगा यांत्रिक तरंग दो प्रकार का, वो अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य, अयांत्रिक दो प्रकार, ऐसा कहीं कुछ नहीं है सर। अनुप्रस्थ जो है वो अयांत्रिक भी हो सकता है और यांत्रिक भी हो सकता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वो सब कहीं रट्टाफिकेशन मत करिएगा, सब गलत हो जाएगा। इसीलिए आप सिर्फ एग्जाम्पल को उसके समझदारी के साथ आपको खुद पता चलेगा कि कौन वेव कैसा होना चाहिए। ओके, तो अनुप्रस्थ तरंग क्या होगा देखेंगे। और एक हो गया अनुदैर्ध्य। आप समझिए अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स और इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। पहला वाला है ट्रांसवर्स वेव और दूसरा वाला है लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखेंगे सर, आप गौर करिए, अब इसको सीखते हैं, छोड़ दीजिए सब बात, आप सीखते हैं। बोला कि मान लेते हैं ये मेरा वेव है, ये वेव जा रही है। अगर वेव के गमन करने की दिशा ये है, जैसे ये मेरा वेव है तो वेव मेरा इस डायरेक्शन में गमन कर रही है। अगर वेव चले ऐसे और कंपन करे ऊपर नीचे, गौर करिए, यही y है और ये x है। तभी जो लिखाए थे, बताए थे कि आगे बताएंगे सर, ये कंपन है, ये y है और ये x है। अगर कोई तरंग गमन करने के लंबवत दिशा में कंपन करता है, चल रहा है आगे और कंपन कर रहा है ऊपर नीचे, गौर करिए, कंपन कर रहा है ऊपर नीचे, तब इस प्रकार को बोलेंगे अनुप्रस्थ तरंग। और जो तरंग कंपन ये अनुप्रस्थ होता है, जो गति के दिशा के परपेंडिकुलर लंबवत दिशा में कंपन करेगा, वो हमेशा शीर्ष और गर्त का निर्माण करता है। वो हमेशा किसका निर्माण करेगा? तो वो हमेशा शीर्ष और गर्त का निर्माण करेगा। वो हमेशा किसका निर्माण करेगा? वो हमेशा शीर्ष और गर्त का निर्माण करेगा। दूसरा, अनुदैर्ध्य तरंग क्या है? जैसे आप बोलते हो, आपने बोला, लिप जो है हवा को वाइब्रेट किया, होठ हमारा हवा को वाइब्रेट किया, वो वाइब्रेशन अपने आगे वाले हवा को इस सर ध्वनि आगे भी बढ़ रही है और उसी दिशा में वो कंपन भी कर रहा है। तो अगर कोई तरंग जिधर गमन करे उसी दिशा में कंपन भी करे, अगर कोई तरंग जिस दिशा में गमन करे उसी दिशा में कंपन भी करे, तो उसको क्या बोलेंगे? अनुदैर्ध्य तरंग। नहीं समझे होंगे? तो ये क्या है? यहाँ पे ये अनुप्रस्थ तरंग है और ये क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। ओके, तो लिखेंगे यहाँ पे कि यदि तरंग गमन करने के लंबवत दिशा में कंपन करता हो तो उसे क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ये कौन है? ये है आपका प्रकाश। प्रकाश कैसा? प्रकाश और सभी विद्युत चुंबकीय तरंग, वो कैसा? अनुप्रस्थ तरंग है। और अभी बताए थे कि अनुप्रस्थ तरंग जो है वो हमेशा किसका निर्माण करती है? शीर्ष और गर्त का निर्माण करती है। इसी को बोलते हैं शीर्ष और इसको बोलते हैं भैया गर्त। भैया गर्त नहीं, आपको भैया बुला रहे हैं हम। तो ये क्या है? ये x है आपका और ये क्या है? यही y है। मतलब y जो है फॉर्मूला में वो ये विस्थापन है, ये सभी y है, ये सभी, लेकिन ये एम्पलीट्यूड है, फिर ये y है। इसका मतलब सब किसी भी कण का अधिकतम विस्थापन ही उसका आयाम कहलाती है। रट लीजिए इस बात को। ये सभी कण है, ये सभी जहाँ पेन चला रहे, ये सभी कण है, ये सभी कण ऊपर नीचे वाइब्रेट करती है। उसी वो जितना ऊपर तक जाती है वही उसका y है। देखिए यहाँ, और यही y जिस समय अधिकतम हो जाता है उसका नाम हो जाता है आयाम। उसका नाम क्या हो जाता है? आयाम, मतलब एम्पलीट्यूड। गौर करिए। ओके, और वो जितना आगे बढ़ती है, ये इसका x है, ये x है, इधर नहीं घबराना है। तो ये शीर्ष बनाया, ये गर्त बनाया, इसको क्रिस्ट कहते हैं, इसको ट्रफ कहते हैं। ओके, अब चलते हैं अनुप्रस्थ में। यदि तरंग लिखता है, यदि तरंग, पहले दिख रहा है कि नहीं? इधर दिखता तो पक्का ही होगा। ऐड खूब दिख रहा है। चलिए देखिए, यदि तरंग गमन करने की दिशा में कंपन करता हो, तब उस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तब यदि तरंग गमन करने की दिशा में कंपन करता हो तब उसी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। और ये जो अनुदैर्ध्य तरंग है ये है ध्वनि कैसा तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। तो ध्वनि अनुदैर्ध्य भी है और यांत्रिक भी है। प्रकाश
अनुप्रस्थ भी है और अयांतरिक भी है, समझिए। और ये तरंग, ये जो है क्या बोले, ये शीर्ष और गर्त, यहाँ पे ये शीर्ष तथा गर्त बनाता है, गर्त बनाता है। और ये जो है यह संपीड़न तथा विरलन बनाता है, विरलन बनाता है, विरलन, ये संपीड़न और विरलन बनाता है, मतलब कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनाता है। ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनाता है। कौन कंप्रेशन रेयरफैक्शन बनाता है? ये जो अनुदैर्ध्य तरंग है ये क्या बनाता है? कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनाता है। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन मतलब संपीड़न और विरलन बनाता है। आप देखिए संपीड़न कैसे बनाता है। सबसे पहले क्या बोले, एक तो है कि शीर्ष और गर्त बनाएगा, तो शीर्ष और गर्त ऐसा होगा, ये हुआ शीर्ष, ये हुआ गर्त, ये हुआ शीर्ष, ये हुआ गर्त, ये हुआ शीर्ष और ये हुआ गर्त। ओके, अब गौर करिए संपीड़न और विरलन कैसे बनाता है। संपीड़न का मतलब हो गया कंप्रेशन, मतलब सभी के सभी वेव पास आना, फिर फैलना, फिर पास आना, फिर फैलना। ये पास आना मतलब कंप्रेशन, फैलना मतलब रेयरफैक्शन। ये संपीड़न, पास आना संपीड़न, दूर जाना विरलन, पास आना यही संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन होते रहता है। अर्थात वो जो तरंग होगा वो इस रूप में जाएगा, ये है संपीड़न, ये है संपीड़न, ये है संपीड़न और ये है विरलन। फिर संपीड़न, फिर संपीड़न, फिर संपीड़न, फिर विरलन, फिर संपीड़न, फिर विरलन, फिर संपीड़न। यही है संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, संपीड़न। इस तरीके से जाएगा। कौन तरंग? ये है आपका अनुदैर्ध्य तरंग। ये कैसा है? अनुदैर्ध्य तरंग। और ये कैसा है जरा बताइए? ये है आपका अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। ओके, ऊपर वाला क्या हो गया? अनुप्रस्थ तरंग। नीचे वाला क्या हो गया? अनुदैर्ध्य तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंग इस रूप में आगे जाएगा और अनुदैर्ध्य तरंग इस रूप में आगे जाएगा। लेकिन एक बात, ये गमन इधर करेगा, कंपन इधर करेगा। इस बात को समझना पड़ेगा। ये गमन भी इधर करेगा और कंपन इधर का ऐसे ऐसे करेगा, कंपन ऐसे ऐसे आगे पीछे आगे पीछे। ये कंपन इसी दिशा में करेगा। ये अंतर है दोनों में। ये गमन करने के लंबवत दिशा में कंपन करेगा, ये जिधर गमन करेगा उसी दिशा में कंपन करेगा, ऐसे 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 अपने मीन पोजीशन के बाद ऐसे ऐसे गमन करेगा, कंपन करेगा। तो ये है गमन और कंपन की दिशा में। और यही वाई है। इधर गमन करने के दिशा में एक्स होता है और कंपन करने की दिशा में वाई होता है। तभी जो वाई एक्स था ये एक्स है और ये वाई है। ओके, वाई जो है वो कण का विस्थापन है और जो एक्स है वो तरंग का विस्थापन है। वाई जो है वो कण का विस्थापन है, लेकिन जो एक्स है वो तरंग का विस्थापन है। दोनों विस्थापन के नाम से है। और कण के अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। कण के विस्थापन, यही ना आगे चल के एक बार ऐसे हो जाएगा तो ये मैक्सिमम जिस समय हो जाएगा वही एम्पलीट्यूड बन गया। नहीं समझ रहे हैं? समझ जाइएगा, कोई बात नहीं, इतना भारी भी थोड़ी है। ओके, जल्दी यहाँ तक नोट करिए, क्विक नोट करिए, एकदम क्विक नोट करिए, एकदम क्विक नोट करिए। ओके, चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। अब हम लोग कुछ टर्म को डिस्कस करेंगे। टर्म क्या होगा जरा ये देखते हैं। तो हम लोग 2-3 गो टर्म को डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हम लोग जो भी अभी पढ़ेंगे वो मैक्सिमम पढ़ेंगे शीर्ष और गर्त को लेकर के, तो आप घबराएंगे नहीं। शीर्ष और गर्त और लंगिट्यूडनल और ये अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, ये सभी। तो शीर्ष और गर्त को लेके गौर करिएगा। ये आपका x है, ये आपका y है। गौर करिए, यहाँ पे ये कौन तरंग है? शीर्ष और गर्त बनाया, तो ये कौन वेव हुआ? ये हो गया अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। अब इसमें कुछ टर्म समझना है। सर, यहाँ से यहाँ तक को, यहाँ से यहाँ तक को एक वेव कहते हैं। ए से लेकर के बी तक को एक वेव कहते हैं। गौर करिए, यहाँ से यहाँ तक को हम लोग एक वेव, ये पूरा का पूरा एक तरंग है, ये पूरा एक तरंग है। फिर ये दूसरा तरंग है, फिर ये तीसरा तरंग है। ठीक है, मतलब एक शीर्ष और एक गर्त, ये यही ना शीर्ष है, ये शीर्ष और ये गर्त, ये जब पूरा मिलेगा तो वो एक तरंग बनेगा। और एक तरंग की जो लंबाई होती है ना, लंबाई, उसी को कहते हैं तरंग दैर्ध्य। एक तरंग की जो लंबाई होती है ना, लंबाई, उसी को क्या बोलेंगे? तरंग दैर्ध्य। और इसको डिनोट करने के लिए हम लोगों ने ये बोला, इसको डिनोट करने के लिए हम लोगों ने ये बोला, यही लंबाई। गौर करिए, मान लीजिए
हम इतना काट ले तो इतना जोड़ देते हैं, यहाँ जोड़ देंगे। जब इतना ही काट के यहाँ इतना जोड़ देंगे, इसका मतलब हम बोलें कि यहाँ से ले करके यहाँ तक की दूरी एक तरंग हुई, क्योंकि इतना पीछे काट लिया ना, एक परिभाषा बनाई इसीलिए काट लिया। ऐसा कोई मन नहीं है मेरा किसी को क्षति पहुंचाने का। यहाँ से यहाँ काट लिए, यहाँ से यहाँ जोड़ दिए, बात वही हुआ। तो ये क्या हुआ, दो लगातार शीर्ष, या फिर ये दो लगातार शीर्ष, फिर अगला दो लगातार शीर्ष। तो दो लगातार शीर्ष के बीच का जो दूरी होता है इसी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, और तरंग दैर्ध्य को डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं लैम्डा से। किससे करेंगे, लैम्डा से। आप जरा समझिए, लैम्डा जो है वो तरंग दैर्ध्य होगा, लैम्डा जो होगा वो तरंग दैर्ध्य होगा। दूसरा टी जो होगा वो आवर्त काल होगा, टाइम पीरियड। एफ जो होगा वो आवृत्ति होगी, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, हर्ट्ज, या इसी को हर्ट्ज को एच जेड से लिखते हैं, यह होता है पर सेकेंड। आवृत्ति का मात्रक सेकेंड, तरंग दैर्ध्य का मात्रक होगा मीटर। अरे ये तरंग दैर्ध्य है, मतलब वेव लेंथ है, लंबाई है, तो मीटर में होगा। उसके बाद भी जो होगा वो वेग होगा, तो ये किस में होगा, मीटर पर सेकेंड में होगा। ओमेगा जो होगा ये कोणीय वेग होगा, कोणीय वेग होगा। ये रेडियन पर सेकेंड में होता है, रेडियन पर सेकेंड में। कभी कभी या इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी भी हर्ट्ज में भी लिख देगा, इसीलिए घबराना नहीं है। ये भी फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये कोणीय आवृत्ति है और ये क्या है, ये आवृत्ति है, थोड़ा सा अंतर है, बताते हैं। तो अभी क्या बोले, दो लगातार शीर्ष या दो लगातार गर्त के बीच की जो ये दूरी है इसी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। एक बात समझे, आप सुनिए, एक तरंग को चलने में जितना समय लगता है उसी को आवर्तकाल कहते हैं। एक तरंग को चलने में जितना समय लगता है उसी को क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। ओके, आप जरा समझेंगे। अब मेरा कहना होगा, जरा कुछ बात को समझिए। एक रिलेशन हम आपको पढ़ाए हैं, वो पढ़ाए हैं दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय। दूरी को s से लिखते हैं, चाल को v से लिखते हैं, समय को t से लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन गया, s बराबर vt। लेकिन ये कब लगेगा, जब वस्तु समान वेग से गमन करे या त्वरण शून्य हो, तब ना ये लगता है। और एक बात सुनिए, दुनिया का सभी तरंग का मतलब है विद्युत चुंबकीय तरंग, समरूप वेग से, मतलब समान वेग से, समरूप वेग से गति करती है। ये भी बात समझ लीजिए, आप कान में डाल दीजिए। जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं सभी समरूप गति से गमन करती हैं। जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंग हैं सभी के सभी समरूप गति से गमन करती हैं। सभी के सभी क्या बोले, समरूप गति से गमन करती हैं। जितना भी विद्युत चुंबकीय तरंग है सभी की सभी समरूप गति से गमन करती हैं। और गमन करने का जो वेग होता है वो होता है प्रकाश के वेग से, प्रकाश के वेग से। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश के वेग से गति करती है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सभी के सभी तरंग, मतलब सभी विद्युत चुंबकीय तरंग, ध्वनि एकदम नए, ध्वनि अलग अलग माध्यम में अलग अलग वेग से चलती है। प्रकाश निर्वात में इस वेग से चलती है। प्रकाश का भी अलग अलग माध्यम में वेग अलग अलग होता है। एक रत्ती कंफ्यूज होइएगा तो मर्डर कर देंगे, कह देते हैं पहले। ये निर्वात का है, प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अलग अलग माध्यम में खूब अलग अलग, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लाइट में पढ़ाया हुआ है, जाके देखिए क्लास 10th का लेक्चर को। आप समझिए यहाँ पे बात को ये समझना है कि ध्वनि का वेग भी अलग अलग माध्यम में अलग अलग। जैसे ध्वनि का वेग गैस में सबसे कम, द्रव में उससे अधिक, ठोस में सबसे अधिक। जैसे ध्वनि का वेग जो लोहा में अगर जाएगा तो 534, और जब हवा में जाएगा तो 332 मीटर पर सेकेंड। ओके, आइए इधर वापस। तो S बराबर क्या है रिलेशन, तो आपके पास रिलेशन है S बराबर VT। रिलेशन क्या पढ़ा है, S बराबर VT। गौर करिएगा, S क्या है, S कितना है, S क्या है, दूरी। तो एक तरंग की लंबाई कितनी होती है, लैम्डा, तो दूरी हो गया लैम्डा। अब तरंग किस वेग से चलता है, c के वेग से या v,
v के जगह पे c रख देंगे आने वाले समय में, और t के जगह पे क्या हो गया t, लेमडा बराबर क्या हो गया v गुना t। t क्या है? t है आवर्तकाल। ओके, आप समझिए, आपको पढ़ाए होंगे t बराबर होता है, आवर्तकाल बराबर पढ़ाए हैं 1/आवृत्ति। आवर्तकाल मतलब t बराबर 1/आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब f, तो क्या होता है t बराबर होता है 1/f। ठीक है, तो इसका मतलब है कि t के जगह पे क्या रख देंगे 1/f, तो लेमडा बराबर v इंटू 1/f, f इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, f इंटू लेमडा बराबर v, या v बराबर f इंटू लेमडा, अर्थात तरंग का वेग बराबर होता है, अर्थात ये क्या है फॉर्मूला में, तरंग का वेग, v कौन सी है, तरंग का वेग है, तो तरंग का वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य, ये हो गया आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य लेमडा। ये फॉर्मूला बन गया कि तरंग का वेग बराबर क्या हो गया, आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य, क्या हो गया, आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य। समझिए इस बात को, आवृत्ति तरंग का वेग बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य, क्या बन गया, आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य। तो हम लोग को ये समझना है कि v बराबर क्या बन गया, f लेमडा, तो f लेमडा में आप क्या रखेंगे, f लेमडा में क्या रखेंगे, आवृत्ति है गुना तरंग दैर्ध्य। अब इस पे सवाल ये पूछेगा आपसे, अच्छा एक टर्म हम लोग और समझते हैं, गौर करेंगे, जैसे अगर हम लोग इसको कोण के रूप में देखें, यहाँ आइए सीखते हैं, एक फार्मूला और सीखते हैं। जैसे ये ग्राफ साइन का है, ये ग्राफ साइन का है, ये है 0, ये है पाई, ये है 2 पाई, ये एंगल है, एंगल मतलब कोण, तो थीटा कितना हो गया, थीटा कितना हो गया 2 पाई। ठीक है, और यहाँ से यहाँ आने में जो समय लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, मतलब टी। एक फॉर्मूला होता है ओमेगा, ओमेगा है कोणीय वेग, कोणीय वेग बराबर होता है, कोणीय वेग या कोणीय आवृत्ति, कोणीय वेग या कोणीय आवृत्ति बराबर होता है ओमेगा बराबर कोण बटा समय, कोण बटा समय, ओमेगा बराबर कोण बटा समय। तो ओमेगा बराबर हो गया, गौर करिएगा यहाँ पे कोण कितना है, थीटा, थीटा बाई टी, गौर करिएगा अच्छे से, तो यहाँ से ओमेगा बराबर हो जाएगा थीटा, तो थीटा कितना है, थीटा, थीटा है 2 पाई, तो 2 पाई बटा टी। एक फॉर्मूला तो ये बना दिया आपको, एक फॉर्मूला ये बनाए, अभी सिखाए, इसको लिख सकते हैं 2 पाई अब इंटू 1/t, 1/t को क्या सिखाए हैं, 1/t को, 1/t को f, 1/t को f, या और t बराबर 1/f, तो f बराबर क्या हो जाएगा 1/t, यहाँ देखिए, तो 1/t को f लिख देंगे, तो ये ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई f, अर्थात यही है कोणीय आवृत्ति बराबर 2 पाई गुना रैखिक आवृत्ति। ये है ओमेगा, क्या है, ओमेगा है कोणीय आवृत्ति है, 2 पाई, f क्या है, f है रैखिक आवृत्ति, लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से ओमेगा बराबर क्या हो गया, कोणीय आवृत्ति बराबर हो गया कोण बटा समय। यहाँ से एक फॉर्मूला और आप बना सकते हैं, थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी, बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है ये सब, थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी, थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी। तो यहाँ से बहुत सारा फॉर्मूला बनेगा, यहाँ से बन जाएगा टी बराबर, यहाँ से टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, टी बराबर क्या बन गया 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये सभी चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे, सारे के सारे सवाल आपसे बनेंगे, सारे के सारे सवाल आपसे बनेंगे, सारे के सारे सवाल आपसे बनेंगे। जल्दी से नोट करिए, जल्दी से क्विकली नोट करिए। ओके, चलिए अब हम सवाल लिखेंगे और आप एक दो सवाल बनाएंगे। लिखता है, यदि किसी तरंग का वेग, यदि किसी तरंग का तरंग दैर्ध्य 5 मीटर हो तथा आवर्तकाल 20 सेकेंड हो तो तरंग का वेग ज्ञात करें, तरंग का वेग ज्ञात करें। बनाइए सवाल को, तो तरंग का वेग ज्ञात करें, क्या लिखेंगे, कौन फॉर्मूला,
वेग बराबर v बराबर f लेमडा। f कितना है, ले f तो दिया नहीं है, v बराबर f लेमडा। f बराबर होता है 1/t, तो 1/t इंटू लेमडा। लेमडा कितना है 5, t कितना है 20, कितना हो गया ये 5/20, 1/4, 1/4 का मतलब 0.25 मीटर पर सेकेंड। कभी कभी लेमडा जो है वो लेमडा को एंगस्ट्रॉम में लिखेगा, तो अगर एक चीज़ याद रखिएगा कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर, और या 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -9 मीटर। अगर इस रूप में कभी भी देगा तो आप इस बात को याद रखेंगे। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम भी दूरी का ही मात्रक है। एंगस्ट्रॉम में होता है 10 के पावर -10 मीटर और नैनोमीटर में होता है 10 के पावर -9 मीटर। ओके, चलिए अगला लिखता है कि एक वस्तु π/6 रेडियन का कोण 3.14 सेकेंड में तय करती है, तब उसका कोणीय आवृत्ति ज्ञात करें या कोणीय वेग ज्ञात करें। कोणीय वेग क्या होता है, ओमेगा। ओमेगा बराबर क्या पढ़ाए हैं, ओमेगा बराबर θ/t। थीटा होना चाहिए रेडियन में, रेडियन में कितना दिया है π/6, समय कितना दिया है 3.14, पाई का वैल्यू 3.14/6 गुना 3.14, दोनों कट गया, कितना हो गया 1/6 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ओके, अब देखेंगे अगला पूछ रहा है सवाल कि यदि किसी वस्तु की आवृत्ति 10/π हर्ट्ज हो तो कोणीय आवृत्ति ज्ञात करें। कोणीय आवृत्ति ज्ञात करें, बनाइए इस सवाल को। यदि किसी वस्तु की आवृत्ति 10/π हर्ट्ज हो तो कोणीय आवृत्ति ज्ञात करें, बताइए जल्दी से। कोणीय आवृत्ति ज्ञात करें, कौन फॉर्मूला लगाइएगा, कोणीय आवृत्ति ज्ञात करें, बताइए कौन फॉर्मूला लगाइएगा। कोणीय आवृत्ति ज्ञात करें, बताइए कौन फॉर्मूला लगाइएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे ओमेगा, ओमेगा बराबर 2πf, ओमेगा बराबर हो गया 2πf। क्या होता है 2 गुना पाई, f के जगह पे 10/π, पाई कट गया, 10 दूना 20। इसका मात्रक क्या बताए, रेडियन पर सेकेंड। क्या हो गया आंसर 20 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ तक समझ रहे हैं, 20 रेडियन पर सेकेंड। ओके, अगला सवाल लिखेंगे 20 रेडियन पर सेकेंड, 20 रेडियन पर सेकेंड। देखेंगे आपको बोला, अगला सवाल लिखता है कि कोई वस्तु 20 रेडियन पर सेकेंड के कोणीय वेग से 5 सेकेंड तक घूमती है, तब तय किया गया कोण का मान बतावे। कोण का मान मतलब थीटा चाहिए। थीटा बराबर क्या सिखाए हैं, ओमेगा टी नहीं सिखाए हैं। थीटा बराबर क्या सिखाए हैं, ओमेगा इंटू टी। ओमेगा कितना है, ओमेगा है 20 रेडियन पर सेकेंड। समय कितना है, समय है आपका 5, कितना हो गया 20 5 100, 100 रेडियन। आंसर कितना हो गया 100 रेडियन। इस प्रकार का बहुत अच्छा सवाल आपसे पूछा जाएगा। जैसे एक सवाल आपसे हम पूछ रहे हैं, एक सवाल हम आपसे पूछेंगे। सवाल ये है, बहुत ही हल्का सवाल है। लिखता है कि यदि किसी तरंग का वेग 40 मीटर पर सेकेंड हो तथा उसकी आवृत्ति 5 Hz हो तो आवर्तकाल तथा तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें। आवर्तकाल तथा तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें, बनाइए सवाल को। यदि किसी तरंग का वेग 40 मीटर पर सेकेंड हो तथा उसकी आवृत्ति 5 Hz हो तो आवर्तकाल तथा तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें। आवर्तकाल तथा तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें, बनाइए इस सवाल को। आवर्तकाल तथा तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें,
बनाइए इस सवाल को। लिखता है कि अभी क्या सिखा है, आवर्तकाल बराबर, समझिएगा आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या सिखाए हैं, 1/आवृत्ति। आवृत्ति कितना है 1/5, कितना हो गया 0.2 सेकेंड, निकल गया। दूसरा क्या है तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला, तरंगदैर्घ्य लेमडा, लेमडा बराबर भी, अभी क्या सिखाए थे v बराबर f लेमडा, तो लेमडा बराबर v/f। बेग कितना है हो, बेग है 40, f कितना है 5, 5 8 40, 8 मीटर, कितना हो गया 8 मीटर हो गया, 8 मीटर, 8 मीटर हो गया, 8 मीटर हो गया। इसका जो तरंगदैर्घ्य है वो कितना हो गया, वो हो गया आपका 8 मीटर। इसका तरंगदैर्घ्य कितना मिल गया आपके पास, 8 मीटर। ओके, तो सबसे आज हम लोग बहुत ही छोटे छोटे टर्म को, ध्वनि चैप्टर से संबंधित बहुत छोटे छोटे टर्म को आज हम लोग डिस्कस किए। और डिस्कस करने के बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग इको क्या है, डॉपलर इफेक्ट क्या है, उसके बाद जो है बीट क्या होता है, ध्वनि के पास कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन होता है, इन सभी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और हम आप लोगों से ये निवेदन करते हैं कि आनंद सर के यूट्यूब चैनल को थोड़ा सा मोटिवेट करिए, थोड़ा सा इसको शेयर करिए, लोगों के बीच इस बात को रखिए, क्योंकि आनंद सर के द्वारा इतनी मेहनत करने का बस एक ही मकसद होता है कि आप इस एजुकेशन को दूर दूर तक पहुंचाइए, ताकि हमारे वैसे बच्चे जो जिसको लगता है कि साइंस भारी है या साइंस अधिक थोड़ा सा टफ है या उससे नहीं हो पा रहा है या उससे सवाल कंपटीशन में नहीं बनता है, तो वैसे बच्चों के लिए एक मेरे द्वारा थोड़ा सा आपके लिए एक उपहार के रूप में है, आपका जो दिया हुआ प्यार है उसके बदले में थोड़ा सा गिफ्ट है। हालांकि उसको तो हम पूरा कभी कर नहीं सकते, उस गैप को तो हम कभी भर नहीं सकते, लेकिन कोशिश करते हैं कि आपके लिए थोड़ा सा मेहनत करें। और अगर ये मेहनत पसंद आए तो हम मेरे भी आत्मबल को हमेशा बढ़ाते रहिए। इसी के साथ आज की क्लास को लॉक करते हैं और आपको अंत में हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।